हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज अपने इजी साइंस यूट्यूब चैनल पर हम एक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज होगी अपनी, जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था कि जो पहला टॉपिक अपना रहेगा वो पाचन तंत्र रहेगा। हालांकि बहुत से लोगों ने पूछा कि सर अभी तक जो मेन एग्जाम है रीट 3rd ग्रेड का, उसका अभी तक कोई टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं आया है, तो किस आधार पर पेपर करवाए जाएंगे। तो साथियों, मेरा जो मेन मकसद है वो यही है कि जो रीट की पात्रता का एग्जाम का जो सिलेबस है, 3rd ग्रेड का जो भी सिलेबस आएगा विस्तृत, आप उसमें देख लेना। ये पात्रता वाला सिलेबस लगभग वैसा ही रहेगा, थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं, लेकिन आप अगर 3rd ग्रेड के अकॉर्डिंग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप रीट के पात्रता के आधार पर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्जाम का जो लेवल होगा अपना, वो मुख्य रूप से रखने की कोशिश करेंगे कि ये 2nd ग्रेड लेवल तक के एग्जाम के जो क्वेश्चंस है वो भी इसमें साथ में सोल्व हो सके। तो आज का ये टॉपिक है, छोटा सा एक टॉपिक लिया है मैंने, ताकि इसमें पर्सन भी कम रखने की कोशिश की है। एग्जाम का आज का जो लेवल है वो थोड़ा मीडियम ही रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आने वाले जितने भी एग्जाम के जो भी अपने टॉपिक रखेंगे हम, वो उसमें कोशिश करूंगा कि 12th और उससे भी थोड़े अच्छे लेवल की पर्सन बन सके, ताकि रीट जैसे एग्जाम में हमको कहीं भी कोई भी टॉपिक में दिक्कत ना आए। साथियों, हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग नोट से, अलग अलग अपनी कोचिंगों से आपने कॉन्सेप्ट तो काफ़ी अच्छे से समझा होगा, लेकिन आज कुछ ऐसे पर्सन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, अगर आप उनको कर पाते हैं तो आपके, मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक के प्रति आपकी जो सोच है, वो जो पकड़ है कॉन्सेप्ट के प्रति, जो क्लियरनेस है, वो आपकी काफ़ी अच्छी है। तो इसीलिए कुछ ऐसे पर्सनों को आज इंक्लूड किया है, और आपको भी पर्सन देखने के बाद लगेगा कि हाँ, सच में पर्सनों का लेवल काफ़ी अच्छा है। जानते हैं, इस पेपर को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, वीडियो बनाना पड़ता है, पूरा कॉन्सेप्ट पहले सारी चीज़ को पढ़ना पड़ता है, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप करने पड़ते हैं, तो काफ़ी मेहनत वाला काम है। अकेला हूँ, कोई टीम नहीं है मेरे पास, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। आपको सच में लगता है कि इस वीडियो में मैंने मेहनत की है, या मेरे चैनल पर मैं जो भी आपको जानकारी देता हूँ वो आपके काम आती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के जो सब्सक्राइब, जो कमेंट, जो लाइक होते हैं, वो इससे हमें कोई पैसे वगैरह नहीं मिलते, एक मोटिवेशन मिलता है ताकि और भी बेहतर तरीके से आपके लिए कुछ अच्छा प्रोवाइड कर सके। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आज का अपना क्वेश्चन है पाचन तंत्र के टॉपिक से, वो हम रखने के जा रहे हैं कि सबसे पहला जो अपना पर्सन है वो है अपना पाचन की प्रक्रिया है। साथियों, पहला ही टॉपिक सिर्फ उसके बेस से लिया है मैंने, इंट्रोडक्शन से। देखिए, पाचन का टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तो पाचन के टॉपिक में सबसे पहली बात करते हैं पाचन क्या है। तो आपके लिए, सभी पर्सनों के लिए कुछ समय मैं आपको दूंगा, आप पहले सोचिए। 10% लगभग इसके अंदर हैं, आप बताना मुझे कमेंट करके कि आपके कितने पर्सन इसमें से सही हुए। तो चलिए, पहला पर्सन अपना है, पाचन की प्रक्रिया कैसी है, भौतिक है, रासायनिक है, या फिर हाइड्रोलाइटिक है, या उपरोक्त सभी है, तो क्या है। तो साथियों, आप सभी ने अब तक सोच लिया होगा इसका जवाब क्या होगा। साथियों, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी लिखना थोड़ा भूल गए, टाइपिंग में छोटी मोटी देखिए मिस्टेक होती है। बहुत से लोग होते हैं इतनी मेहनत को नहीं देखते, लेकिन छोटी मोटी टाइपिंग की, छोटे मोटे बोलने में कोई भूल हो जाती है। गलतियां निकालने के लिए सभी आगे रहते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ हमेशा किसी की तारीफ करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, तो आपके अंदर भी है, तो इसको जो मेहनत है उसको अप्रिशिएट जरूर करना। तो चलिए, आज का ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए, एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। साथियों, भौतिक इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों ने पूछा सर ये रासायनिक होती है, क्योंकि इसमें एंजाइम वगैरह होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जलीय अपघटन होता है, ये भी मानते हैं, क्योंकि पाचन एक हाइड्रोलाइटिक प्रक्रिया, जलीय अपघटन। क्योंकि पाचन का मतलब क्या होता है, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में बदलना। जैसे खाद्य पदार्थों में मुख्य रूप से हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की बात करते हैं। इसके अलावा विटामिन, खनिज और जल का पाचन नहीं होता शरीर में, वो पहले से ही सरल पदार्थों में है। इन पदार्थों का जलीय अपघटन होता है एंजाइमों की सहायता से, इसलिए इसे हाइड्रोलाइटिक भी कहते हैं। रासायनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एंजाइम जो होते हैं वो रासायनिक, जैसे हम बात करते हैं, जैसे किसी भी कार्बोहाइड्रेट का लास्ट में ग्लूकोज में बदल जाता है, वसा है वो वसीय अम्लों में बदल जाती है, प्रोटीन है वो एमिनो अम्लों में बदल जाते हैं। तो ये सारे रासायनिक प्रोसेस हो रही है, इसलिए ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब बात करते हैं ये भौतिक कैसे है। तो साथियों, भौतिक इस प्रकार से है कि जब हम खाने को खाते हैं, सबसे पहले दांतों से उसे चबाया जाता है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। इसके अलावा आपने एक नाम सुना होगा कि अपनी जो आहार नाल होती है, मुख से गुदा तक का भाग, उसके अंदर कई गतियां होती है। जैसे एक गति का नाम सुना होगा कर्माकुंचन गति। खास करके आपने इस भोजन नली में सुना होगा कि इसमें कर्माकुंचन गति होती है। भोजन जैसे ही ऊपर से नीचे आता है तो भोजन को इस प्रकार से ऊपर से नीचे इस प्रकार से धकेला जाता है, इस गति को कर्माकुंचन गति कहते हैं। ये पूरे आहार नाल में होती है, और आहार नाल में सबसे ज्यादा अपने आमाशय में और सबसे कम अपने रेक्टम यानी मलाशय में सबसे कम कर्माकुंचन गति पाई जाती है। ये आपको 12th तक की बुक में मिल जाएगा। तो इसलिए इसका जो पहला अपना आंसर है वो अपना होगा उपरोक्त सभी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है उपरोक्त सभी। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपना है, पाचन में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है। देखिए, कुछ पर्सन इजी भी लेने की कोशिश की है, ताकि बहुत से लोगों को डिमोटिवेट ऐसे ना हो बिल्कुल भी कि मुझे कुछ भी नहीं आता। ये बिल्कुल इजी से लेवल के और कुछ मीडियम और कुछ अच्छे लेवल के पर्सन बनाए हैं। तो चलिए साथियों, बात करते हैं
कि सिंपल सी बात है, पाचन में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है। तो साथियों पाचन के टॉपिक में हम पढ़ते हैं ग्रंथियां, और ग्रंथियों में सबसे इंपॉर्टेंट है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी बहिस्रावी, अंतःस्रावी वगैरह में हार्मोन पढ़ते हैं, और बहिस्रावी ग्रंथियों में हम पढ़ते हैं एंजाइम वगैरह के बारे में। तो जितने भी पाचन का मतलब होता है जटिल से सरल बनाना, और जटिल से सरल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एंजाइम। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, एंजाइम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। आगे बात करते हैं तीसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। चलिए साथियों तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसका जो प्रश्न है अपना, पाचन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। साथियों हमेशा ऐसे प्रश्नों में काफी डाउट होता है जहां पर असत्य देकर नहीं वाले ऑप्शन दिए हुए होते हैं। आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले प्रश्न को आप समझ लीजिए अच्छे से कि इसमें नहीं वाला पूछा है, इसका मतलब हमें पहले ऑप्शन देखना है कि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सी बात सही है कौन सी गलत है। एक बार प्रश्न को भूल जाइए। सबसे पहला जो कथन है, मुख में प्रोटीन का पाचन नहीं होता। साथियों अपने मुख में लार ग्रंथियां होती है जिन 3 जोड़ी, उससे लार का स्राव होता है, और लार में टाइलिन और अपना लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम का काम होता है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को गला देता है और जीवाणु वगैरह से सुरक्षा करता है, पाचन में मदद नहीं करता। इसके अलावा लाइसोजाइम है अपने आंसू में, पसीने में और लार में, सभी में इसमें पाया जाता है। रही बात टाइलिन की, जिसे एल्फा एमाइलेज भी कहते हैं, कई बुकों में आपको दिखा होगा कि मुख में लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। एमाइलेज का ही एक प्रकार है टाइलिन, जिसे एल्फा एमाइलेज भी कहते हैं। टाइलिन का काम होता है स्टार्च को माल्टोज में बदलना। तो इसलिए याद रखना साथियों, मुख में लार होती है, और लार के अंदर अगर बात करें, लार में टाइलिन एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन करता है, ना कि प्रोटीन का। इसलिए यह कथन बिल्कुल सत्य है कि मुख में प्रोटीन का पाचन नहीं होता। दूसरा अपना ऑप्शन है, अमाशय में वसा का पाचन होता है। क्या अमाशय में वसा का पाचन होता है? इस ऑप्शन को रखने का जो मेरा मेन मकसद था वो साथियों ये था, रीड 2015 में एक प्रश्न आया था कि जठर रस होता है जो अमाशय में बनता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं। अगर आपने सिर्फ 10th क्लास की बुक पढ़ी है तो आपने उनका उत्तर, उन्होंने बहुत से लोगों ने गलत कर दिया कि 10th क्लास में सिर्फ 2 ही एंजाइम दे रखे हैं, रेनिन और पेप्सिन। जबकि जिन्होंने 9th और या 12th में से अगर पाचन का टॉपिक पढ़ा है तो उनको पता है कि इसके अलावा कुछ मात्रा में जठर लाइपेज भी, इसमें लाइपेज एक एंजाइम है जो वसा का पाचन करता है, वो भी थोड़ी मात्रा में स्रावित होता है। तो याद रखना साथियों, अमाशय में जो जठर रस है, जठर रस में कुछ मात्रा में जठरीय लाइपेज भी पाया जाता है जो वसा का पाचन करता है, इसलिए यह कथन भी सत्य है। ठीक है, अमाशय में वसा का पाचन होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है पित्त रस का पाचन करता है, पित्त रस वसा का पाचन करता है। सो साथियों ये बात बिल्कुल गलत है। आपने सुना होगा पित्त रस जो अपने यकृत में बनता है, राजस्थान पुलिस में प्रश्न आया था, पित्त रस का जो संग्रहण कहां पर होता है, तो पित्ताशय में स्टोर होता है और बनता यकृत में है अपना, जो पित्त रस है, बाइल जूस है। पित्त रस वसा का पाचन नहीं करता, यह वसा का पायसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन, यानी वसा के छोटे छोटे टुकड़े बना देता है ताकि जो लाइपेज एंजाइम है वो इसके पाचन में मदद कर सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पित्त रस का वसा का पाचन अपना नहीं करता है। और लास्ट है अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं। अपने अग्नाशय जो रस है, पेनक्रियास से जो रस स्रावित होता है, इस जूस को हम पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, ये इसमें जो सही उत्तर होगा वो अपना होगा। असत्य पूछा है इसलिए ये कथन असत्य है कि पित्त रस वसा का पाचन करता है, बाकी सभी कथन सत्य हैं अपने। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है अपना 4 नंबर का, आहार नाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। साथियों ये सत्य असत्य के ज्यादा प्रश्न इसलिए डाले हैं ताकि आपको पूरा जो टॉपिक के लिए एक पूरा जो बेस है वो तैयार हो सके, हर ऑप्शन से आपको कुछ नया सीखने को मिले। तो चलिए बात करते हैं एक के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं यकृत आहार नाल का एक अंग है। क्या यकृत एक आहार नाल का अंग है? साथियों बिल्कुल नहीं है। आहार नाल का मतलब होता है आहार जिन नलिकाओं से होकर गुजरता है, जिसमें मुख से लेकर गुदा तक का भाग आता है, और इसमें आहार नाल के अलावा कुछ सहायक ग्रंथियां भी होती है जो अपने भोजन के पाचन वगैरह में मदद करती है। आहार नाल उसी को कहते हैं जहां से आहार गुजरता है। अपने कभी डाइजेशन का सिस्टम आपने देखना पूरा, उसमें आपको पता चलेगा यकृत में, अग्नाशय में या लार ग्रंथियां, ये सहायक ग्रंथियां हैं अपनी। कभी इनमें भोजन नहीं जाता तो इनको आहार नाल का हिस्सा नहीं माना जाता, ये सहायक ग्रंथियों में काउंट होते हैं। तो ये प्रश्न जो पहला ऑप्शन है ये गलत है, ये कथन असत्य है। नेक्स्ट बात करें, आहार नाल की लंबाई 8 से 10 फीट होती है। देखिए ये प्रश्न इसलिए रखा है क्योंकि एक बार पिछले शायद 2018 के अंदर एक प्रश्न आया था, रीट 2018 में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि पलायन वेग का मान कितना होता है, और सभी में ऑप्शन जो दे रखे थे वो 11.2 ही दे रखे थे किलोमीटर। अब आगे सेकंड दे रखा था, मिनट दे रखा था। लोगों ने मान तो याद कर लिया लेकिन मात्रक के कारण उन्होंने जल्दबाजी के चक्कर में कई बार वहां पर किलोमीटर प्रति मिनट कर दिया कि उन्होंने घंटा कर दिया। लेकिन आप भी समझते हैं कि जो पलायन वेग जो होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, वहां पर सेकंड है मात्र। तो यहां पर अगर थोड़ा सा आप ध्यान दो तो यहां पर फिट दिया हुआ है। फिट में अगर बात करें तो लगभग 32 फीट होती है अपनी आहार नाल की लंबाई, लेकिन 8 से 10 मीटर होती है, इसलिए यह कथन अपना असत्य कथन है, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट अपना ऑप्शन है आहार नाल की भित्ति के 4 स्तर होते हैं। साथियों अगर आपने 12th क्लास में अगर आहार नाल या फिर पाचन तंत्र का टॉपिक पढ़ा है, उसमें दे रखा है कि आहार नाल, ये 10th तक आपको नहीं मिलेगा, 12th का एक ऑप्शन मैंने इसमें डाला है। आहार नाल में 4 स्तर होते हैं। सबसे बाहर का जो स्तर होता है, बाहर सिरोसा होती है, उसके अंदर फिर पेशी स्तर होते हैं जिसे मस्क्यूलाइन कहते हैं, फिर होती है सब म्यूकोसा और फिर होती है म्यूकोसा।
सबसे बाहर जो सिरोसा होती है उसमें संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। दूसरी जो मस्कुलाइन होती है मसल्स यानी पेशी ऊतक उसमें पाए जाते हैं, और इसके अलावा उसमें कर्माकुंचन गतियाबी के लिए भी सहायक होती है दूसरी लेयर। और इसके अलावा सब म्यूकोसा होती है, उसमें रक्त की वाहिनियां वगैरह, धमनी शिराएं या तंत्रिकाएं वगैरह होती है जो रक्त की आपूर्ति करती है। और सबसे अंदर ही अंदर की जो स्तर होती है, सबसे अंदर ही अंदर की अगर देखा काट काटे इस प्रकार से अगर बात करूं, इस प्रकार से 4 लेयर है। ये सबसे बाहर सिरोसा, फिर है ये मस्कुलाइन, फिर ये सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर की जो लेयर होती है इस लेयर को हम कहते हैं म्यूकोसा, जिसे म्यूकस यानी म्यूकस का स्राव होता है। श्लेष्मा जैसा चिपचिपा पदार्थ है जो भोजन को फिसलाने में वगैरह में मदद करता है ताकि भोजन आहार नाल में आसानी से गति कर सके। तो ये एक थोड़ा सा 12th क्लास का इसमें डालने की कोशिश की है, तो इसलिए याद रखना ये बात सही है, बिल्कुल ये कथन सत्य है। ठीक है, इसके अलावा अगर और बात करें तो याद रखना लास्ट है आहार नाल में कर्माकुंचन गति नहीं होती। तो इसका ये जो ऑप्शन है ये भी गलत है। आहार नाल में कर्माकुंचन गतियां पाई जाती है। 8 से 10 फीट नहीं होता, फुट ये यहाँ पर या फीट 8 से 10 मीटर होता है, और आहार नाल का ये करत एक अंग नहीं है। ये तीनों ही कथन अपना असत्य है। कथन एक ही सत्य है कि आहार नाल के चारों ओर 4 भित्तियों का एक आवरण होता है। ठीक है, जिसके नाम और जिसको एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है। नेक्स्ट है, बात करते हैं 5वां प्रश्न। साथियों आई होप आप सभी को ये जो क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। अगर सच में अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ताकि आगे भी इसी प्रकार की सीरीज को कंटिन्यू रख सके। अगर आप सभी का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है तो साथियों हमें भी बुरा लगता है और फिर इसको कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। तो आई होप आप सभी को ये जरूर पसंद आएगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, पेप्टिक या मुख्य कोशिकाओं से किसका स्राव नहीं होता? आपने पहले तो बात आपके दिमाग में चीज़ आनी चाहिए कि पेप्टिक कोशिकाएं मुख्य कोशिकाएं कौन से अंग से संबंधित है। आप जरूर इस चीज़ को दिमाग में आपके आ गया होगा जिन्होंने पढ़ा है। ये पाई जाती है अपने आमाशय के अंदर। आमाशय में आपने मुख्य रूप से, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करने के बाद बताऊंगा कौन कौन सी कोशिकाएं। पेप्टिक या मुख्य कोशिकाओं से किसका स्राव नहीं होता? आप 4 ऑप्शन देख लीजिए, आप अपने दिमाग में आंसर आपने सोच लिया होगा। तो चलिए बात करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं साथियों कि अपना जो पेप्टिक या मुख्य कोशिका जो होती है इनका काम होता है जो अपने शरीर के अंदर, अपने आमाशय के अंदर खास करके जो जठर रस है उसका मुख्य भाग बनाता है। जठर रस में जैसे प्रोरेनिन जो बाद में HCl के द्वारा रेनिन में बदल जाते हैं, इसके अलावा पेप्सिनोजन और इसके अलावा जठर लाइपेज, ये तीनों ही एंजाइम पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं जिन्हें जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं के द्वारा स्रावित होते हैं। लेकिन HCl जो होता है ये अपने शरीर में ऑक्जेंटिक या पेरेंटल सेल्स होती है, उनके द्वारा HCl का स्राव होता है अपने आमाशय के अंदर। तो ये 2 टाइप की कोशिकाएं मुख्य रूप से पाई जाती है, पेप्टिक कोशिकाएं और साथ में दूसरी है ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। तो इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा HCl अम्ल, क्योंकि HCl अम्ल है वो पेप्टिक कोशिकाओं से स्रावित नहीं होते हैं, वो होते हैं ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अपना 6, ऊपरी जबड़े में अग्रचर्वणक दांतों की संख्या क्या होती है? ये प्रश्न सुन के आपको रीट 2021 की याद जरूर आई होगी। उसमें सेम ऐसा ही एक प्रश्न दे रखा था जिसमें ऊपरी निचले जबड़े सब के बारे में जैसे कुछ एक प्रश्न आया था कि शायद मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही प्रश्न था, वो भी दांतों की संख्या पूछी थी ऊपरी जबड़े में शायद। उसमें अब याद रखना, देखिए अपने पहले थोड़ा सा ऑप्शन देख के आप उसका आंसर दे दीजिए। पहले आपने जो भी सोचा होगा अपने दिमाग में आंसर जरूर सोच लेना, क्योंकि ये 10 प्रश्न होने के बाद मैं जरूर जानना चाहूंगा, आप कमेंट में जरूर बताना ईमानदारी के साथ कि इनमें से कितने ऐसे प्रश्न थे जो आपको आ रहे थे। अगर सच में आपको 10 में से 10 आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि मुझे फिर एग्जाम का लेवल थोड़ा और अच्छा करना पड़ेगा और अच्छे लेवल के प्रश्न बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इतना तो आपको आता है। तो आप जरूर कमेंट करना आपने जो भी जितने भी आपके सही हो। तो चलिए इसका जो जवाब है ऊपरी जबड़े में, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए साथियों, अपने टोटल जो दांतों की संख्या है वो 32 है, सबको पता है। इसको 2 भागों में बांटते हैं, ऊपर 16 है और नीचे 16 है। अपने 2 ग्रुप में बांट दिए, ऊपर 16 और नीचे 16। अब 16 में भी अगर देखें तो इस साइड के जो भाग है वो सेम इस टाइप का है, इसलिए इसको भी बीच में से हमने बांट दिया है। यानी जो 8 दांतों का 4 सेट हमने बांट दिया। इस प्रकार से 8 के 4 सेट 8 चौक 32, यानी 32 जो दांत हैं उनके 8 करके 4 सेट बना दिए। अब प्रत्येक सेट में आपने एक सूत्र सुना होगा, दंत सूत्र। क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। दंत सूत्र क्या होता है? 21 23 अपना दंत सूत्र होता है। और ये होता क्या है, देखिए साथियों, इस सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, इसको आपको पता होना चाहिए। आगे के देखो ये जो दांत होते हैं इस प्रकार के, आगे के इस प्रकार के फ्लैट टीथ है। जो आगे के दांत होते हैं, आपका मैंने कि खरगोश का सा दांत काट दिया तो आगे का जो दांत है फ्लैट है, वो उनको हम कहते हैं क्या? इसको कहते हैं इंसाइजर्स। ये होते हैं एक ट्रिक हो रहा है ICPM। मैंने पीएम को देखा, मैंने प्राइम मिनिस्टर को देखा। आई का मतलब है इंसाइजर्स। इंसाइजर्स के नीचे आप सूत्र लिख सकते हो 21 23। यहां पर इनको अगर 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुल दांतों की संख्या मिल जाएगी, क्योंकि हमने 4 सेट बनाए थे टोटल। अगर आप इनको 2 से गुणा करोगे तो ऊपरी जबड़े के दांतों की संख्या आपको मिल जाएगी। अगर चर्वणक कौन से होते हैं, देखिए सबसे पहले हो गए इंसाइजर्स, फिर होते हैं केनाइंस। ये जो तीखे दांत होते हैं इन्हें केनाइंस कहते हैं, इस प्रकार से तीखे दांत। फिर इसके आगे होते हैं प्रीमोलर यानी अगर चर्वणक, जिनकी हमने एक साइड हमने लिखा है 2, और 2 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये होते हैं अपने 4। ठीक है ना। अपने
अपने अगर ऊपर की बात कर रहा हूं, एक साइड में 2 होते हैं और इस साइड में होंगे 2, और ठीक है नीचे भी इसी प्रकार से कुल कितने होते हैं अपने, ये 8 होते हैं। लेकिन सिर्फ ऊपरी जबड़े की अगर बात करें तो इनकी संख्या केवल 4 होती है। ऊपरी जबड़े में अगर चर्वणक दांतों की संख्या ज्ञात करने का सिंपल तरीका है, आप अगर सिर्फ जबड़े ऊपरी या निचली का दे तो 2 से गुणा करेंगे आईसीपीएम वाले को, और अगर कुल दांतों में से पूछे तो उसको 4 से गुणा करके हम संख्या निकाल सकते हैं। कर्तनक, अगर कर्तनक, रदनक, अगर चर्वणक और चर्वणक इनके हिंदी के नाम हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दांतों के इससे संबंधित इसी प्रकार का एक प्रश्न अपने रीट में अभी फिलहाल ही पूछा गया है, तो ऐसे प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। आपको अच्छे से आना चाहिए कि किस प्रकार दांतों की संख्या ज्ञात करते हैं। जो कर्तनक दांत होते हैं ये काटने के काम आते हैं, रदनक चीरने फाड़ने के, और जो दोनों अगर चर्वणक और चर्वणक होते हैं वो चबाने के काम आते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चे का दंत सूत्र होता है 2102, उसमें अगर चर्वणक दांत 0 होते हैं, उसमें अगर चर्वणक दांत नहीं पाए जाते। छोटे बच्चे में आगे के दांत आएंगे, और इसलिए देखिए हमने नॉर्मल सूत्र 21 से 23 लिखते हैं, 21-23, लेकिन यहाँ पर 2102 इसलिए लिखा है लास्ट में 2 इसलिए क्योंकि छोटे बच्चे के अंदर अकल जाड़ वाला जो लास्ट दांत होता है अपने चर्वणक दांतों का, ठीक है, वो भी उसमें नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से 2102 होता है छोटे दूधिया दांत का दंत सूत्र, और ये होता है मूल जो अपने 32 दांत होते हैं। दूधिया दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है, उनके लिए दंत सूत्र ये काम करता है। और वयस्क के लिए जो दंत सूत्र है वो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए साथियों नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है 7वां प्रश्न है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन है माल्टोज का पाचन मुख में होता है। पहले आप 4 ऑप्शन अच्छे से देखिए, आप कोशिश कीजिए आपको ये उत्तर आता है या नहीं आता है, और उसके बाद मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा इसको। इसलिए इस चीज़ को लाइव नहीं रखा गया ताकि ज़्यादा समय ना लगे। एक्सप्लेन करने में ज़्यादा समय लेना चाहता हूँ, कमेंट वगैरह पढ़ता हूँ, काफ़ी समय लगता है उसमें। तो चलिए, माल्टोज का पाचन मुख में होता है। तो साथियों ये कथन असत्य कथन है। अब आप सोच रहे हो कि माल्टोज का बिल्कुल होता है, माल्टोज का नहीं होता, माल्टेज में पाचन होता है। किसका होता है, स्टार्च का। अपने मुख के अंदर जो स्टार्च होती है उसका पाचन माल्टोज में करता है टाइलिन, पी से लिखा जाता है, हालांकि पटाइलिन है लेकिन पी साइलेंट रहता है। तो टाइलिन जो एंजाइम पाया जाता है, अपना जो टाइलिन एंजाइम है उसका मुख्य काम क्या होता है, अपने शरीर में स्टार्च का पाचन किस में करता है, वो स्टार्च का पाचन स्टार्च का पाचन करता है अपने माल्टोज में, ना कि माल्टोज का पाचन। माल्टोज का पाचन करता है माल्टेज एंजाइम, जो आप छोटी आंत वगैरह में पढ़ना। स्टार्च का जो पाचन है माल्टोज में वो टाइलिन एंजाइम करता है। तो ये कथन असत्य है। ऐसे प्रश्नों पे हमेशा ध्यान रखें, क्या पूछा है क्या दिया हुआ है। अक्सर हम जल्दबाजी कर देते हैं। जैसे मैंने एक अपने टेलीग्राम पे प्रश्न पूछा था कि जो युवुला प्रश्न ये था कि भोजन को नासाद्वार में जाने से कौन रोकता है। अब सभी ने एपिग्लोटिस रट रखा था, लेकिन ये नहीं पढ़ा कभी एपिग्लोटिस श्वास नली में जाने से रोकता है। नासाद्वार ऊपर वाला पार्ट है, अपने मुख में आगे बात करेंगे। मुख के जो पीछे के भाग में ऊपर से एक उबार सा आपने देखा होगा, जैसे युवुला कहते हैं, जो बंद हो जाता है खाना निगलते वक्त, वो बंद हो जाएगा, ऊपर नासाद्वार को बंद कर देगा ताकि खाना ऊपर नासाद्वार में ना चला जाए। एपिग्लोटिस तो श्वास नली में जाने से रोकता है। तो इस प्रकार के लैंग्वेजों को थोड़ा सा ध्यान रखा करें, जल्दबाजी ना करें। नेक्स्ट है, प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन अपने आमाशय में होता है। बिल्कुल, प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन अपने आमाशय में होता है। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत भी अपने आमाशय से होती है। आमाशय में मुख्य रूप से प्रोटीन को पाचन के एंजाइम ही पाए जाते हैं, जैसे पेप्सिन है, रेनिन है, जो शुरुआत में प्रोरेनिन और अपने पेप्सिनोजन के रूप में पाए जाते हैं, जिनको HCl जो होता है वो, चलो आगे एक पर्सन भी ऐसा अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। चलिए आगे बात करता हूं। भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत के ड्यूडेनम में होता है। देखिए, भोजन का पाचन की शुरुआत कहां से है, मनुष्य भोजन के पाचन की शुरुआत मुख से होती है, लेकिन मुख में कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत होती है। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत आमाशय से होती है। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन भी आमाशय में होता है। पूरे भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है अपनी छोटी आंत के सबसे पहले पार्ट है, जिसे ग्रहण या ड्यूडेनम कहते हैं। तीन पार्ट होते हैं छोटी आंत के, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। एक ट्रिक है DJI, मोले में DJ आया है तो DJI से याद रखना, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, सिक्कम, ठीक है, और सिक्कम, कोलोन और रेक्टम, ये 3 भाग होते हैं इसके, ठीक है। इस प्रकार से आप CCR का मतलब होता है, C का मतलब देखो 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 यार, DJ आया है मोहल्ले में। तो इस प्रकार से आप छोटी और बड़ी आंत को याद रख सकते हैं। और मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इसकी पहले से ही वीडियो बना रखी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। बायोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट है, जहां पे जो बायोलॉजी के टॉपिक है उनको काफी अच्छे से समझा रखा है। और मोस्ट क्वेश्चन नाम से एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जिसमें जितने भी पर्सन बन सकते हैं मैक्सिमम, उनका एक लाइव सेशन ले रखा है, वो भी जरूर देखना आप। तो चलिए बात करते हैं, भोजन का जो सर्वाधिक पाचन छोटी आंत के ड्यूडेनम में होता है, ये बिल्कुल सत्य कथन है, याद रखना, ठीक है। और प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहां पर होता है, आमाशय में होता है। और मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। अब सेलुलोज के पाचन से संबंधित एक अंग भी है अपने शरीर में, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, जो एक अवशेषीय अंग के रूप में है। अपने जो पूर्वज थे उनमें ये काम आता था, क्योंकि सेलुलोज क्या होता है, आपने सुना होगा, पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है।
लेकिन सेल्यूलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको गर्म करने पर वो नष्ट हो जाता है। आजकल हम भोजन को पकाकर खाते हैं तो इसमें अपने शरीर में इसको सेल्यूलोज के पाचन के लिए कोई विशेष अंग है वो डेवलप्ड नहीं है। इसलिए अपन जो अपेंडिक्स है, जो बड़ी आंत का शुरुआत का एक पार्ट है जिसे हमने अभी कहा सिक्कम वाले पार्ट में एक अपेंडिक्स अंगुली जैसा उभार पाया जाता है जिसे वर्मी रूपी परिसेशिका, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, वो पाया जाता है जो सेल्यूलोज के पाचन में सहायक था। लेकिन वर्तमान में मनुष्य में ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो सेल्यूलोज का पाचन कर सके। तो इसलिए याद रखना, इसमें असत्य कथन एक ही है, माल्टोज का पाचन मुख्य में होता है, माल्टोज का पाचन नहीं होता, स्टार्च का पाचन माल्टोज में होता है। माल्टोज का पाचन छोटी आंत में माल्टेज द्वारा होता है। और आगे बात करता हूं, 8वां जो क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर की पहचान कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, सत्य असत्य में कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो याद रखना, पहला जो प्रश्न है, पहला जो कथन है वो है HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। आप थोड़ा सोचिए कि सत्य है या असत्य है। 2 ही ऑप्शन है, आपको पता लगाना है दोनों में से कौन सा सही है, दोनों सही है दोनों गलत है। पेप्सिन के बदलने के बाद यह HCl प्रोटीन का पाचन करता है। यानी इसमें 2 बात बता रखी है कि पहले तो HCl है वो निष्क्रिय पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है, और दूसरा है पेप्सिन में बदलने के बाद HCl जब होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। तो इसमें से कौन कौन सा सत्य है, आपने दिमाग में अपना जवाब जो सोच लिया होगा। अधिकतर स्टूडेंट को लग रहा होगा दोनों ही कथन सत्य हैं, पर ऐसा नहीं है साथियों। याद रखना, किसी भी खाने का पाचन जो होता है वो एंजाइम करता है, कोई अमल नहीं करता। HCl का काम भोजन को पचाना बिल्कुल भी नहीं होता है, वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट, वसा हो। हाँ, HCl अपने शरीर में क्या काम करता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये अपने जो आमाशय है, जठर रस, उसको एक अम्लीय वातावरण देता है। इसके अलावा जो टाइलिन, शुरुआत में जिसने टाइलिन के साथ क्रिया की थी भोजन ने, उस टाइलिन की क्रिया को निष्क्रिय करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट काम है ये जीवाणु, विषाणु या जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट करता है, क्योंकि इसकी pH लगभग 1.8 होती है, तो इतना अम्लीय होने के कारण, ठीक है, सॉरी जठर रस वगैरह की pH होती है 1.8, जिसके कारण अम्लीय वातावरण में जो जीवाणु वगैरह नष्ट हो जाते हैं। और लास्ट एक और इंपॉर्टेंट इसका काम है, ये जो निष्क्रिय एंजाइम होते हैं जैसे पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है, उनका हम उसको सक्रिय करके रेनिन में और अपना पेप्सिन में बदलने का काम HCl का होता है, ना कि पाचन का। तो HCl पाचन नहीं करता, इनडायरेक्टली सी मदद करता जरूर है, दूसरे एंजाइमों की सहायता करता है। तो इसलिए इसमें कथन होगा सिर्फ एक सही है, कथन सी इसका सही जवाब होगा। कथन एक सही है लेकिन कथन दूसरा असत्य कथन है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 9वां प्रश्न है, सेकंड लास्ट, ठीक है। भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ भोजन नली में आता है? अपना जो भोजन हम जब निगलते हैं तो किस एक द्वार है उससे होकर भोजन जो होता है वो अपने भोजन नली में जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गलट, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस या यूवुला। आप अपना जवाब सोच लिया होगा आपने, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं साथियों। सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए ये अपनी एक ग्रसनी आ रही है यहाँ से, ठीक है। ग्रसनी आगे जाके 2 द्वारों में खुलती है। एक द्वार को हम कह देते हैं आगे की नली है, ये इस प्रकार के सियाकार के छल्ले वाली, इसे कहते हैं श्वास नली, ट्रेकिया। और श्वास नली से जस्ट ऊपर एक आपने सुना होगा एक ढक्कन सा पाया जाता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ग्लोटिस के ऊपर पाया जाता है, ग्लोटिस पार्ट कहते हैं। ये श्वास नली का जो द्वार होता है, जहां से श्वास नली खुलती है, ऊपर का जो द्वार होता है उसे कहते हैं ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर होता है एपिग्लोटिस, और जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। जबकि जो भोजन नली होती है अपनी ओइसोफेगस है, उसको ऊपर का जो द्वार होता है उसे गलट कहते हैं। क्या कहते हैं? गलट कहते हैं। गलट के द्वारा भोजन अपने भोजन नली में आता है, और ग्लोटिस के द्वारा अपनी जो सांस होती है, अपनी जो वायु होती है, वो ग्लोटिस के द्वारा जाती है, और एपिग्लोटिस इसको रोकने का काम करता है। यूवुला का काम क्या होता है? भोजन को अपने नासाद्वार में जाने से रोकना। तो ये सभी प्रकार के जो ढक्कन वगैरह हैं या जो द्वार वगैरह है उनको अच्छे से आपको समझना होगा। नेक्स्ट है, लास्ट प्रश्न है आज का, मिलान से संबंधित प्रश्न है। काफी सिंपल सा एक प्रश्न लास्ट में रखने की कोशिश की है, आप इजीली इसको कर लेंगे। आपके सामने प्रश्न है कि कुछ अंग दिए गए हैं और उससे संबंधित कुछ विशेष प्रकार के कुछ भोजन का जो रूपांतरण हो जाता है वो दिए गए, कुछ विशेष कोशिकाएं दी गई है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है सबसे पहला मुख। देखिए भोजन का जैसे मुख में पाचन होने के बाद वो किस रूप में बदल जाएगा? भोजन को चबाते हैं, उसमें जब टाइलिन एंजाइम मिला दिया जाता है तो पाचन होने के बाद वो एक फॉर्म ले लेता है भोजन। उस भोजन को हम कहते हैं बोलस। बोलने से याद रखना, मुख से बोलते हैं तो मुख में बनता है बोलस। फिर देखिए इसका मतलब होगा पहले के अंदर आर होगा, ठीक है। दूसरी अगर बात करें आमाशय, आमाशय के अंदर जो भोजन होता है जिसमें जठर रस है, जठर रस जब भोजन पे क्रिया करता है वो खट्टा या फिर इस प्रकार से अम्लीय वातावरण में जाकर खट्टा हो जाता है। एंजाइमों की क्रिया के बाद ऐसे भोजन को हम कहते हैं काइम, इसे कहते हैं काइम, ठीक है। और छोटी आंत में जब आंतरिक रस पाया जाता है, आंतरिक रस की जब क्रिया होती है वो भोजन का पाचन होने के बाद जो रूप ले लेता है, छोटी आंत में भोजन को हम कहते हैं काइल। बोलस, काइम और फिर होता है काइल। इसके अलावा जो यकृत होता है, यकृत में कुछ विशेष कोशिकाएं पाई जाती है जो सड़े गले मर्त या फिर विशेष हानिकारक पदार्थों से हमारी सुरक्षा करती है उनको खत्म करने में। तो ऐसी कोशिकाओं को कहते हैं कुफर कोशिकाएं।
जो ड्रग्स वगैरह का सेवन करते हैं या जहर देके किसी को मारते हैं तो उनमें ये कुफ्र कोशिकाओं का आंकलन करके पता लगाया जा सकता है। यकृत की जांच होती है जिसे पता लगाया जा सकता है कि हाँ, इनको ड्रग्स देकर या जहर देकर मारा गया है। यकृत को शरीर की लेबोरेटरी भी कहते हैं। डिटेल से समझाया हुआ पूरा एक टॉपिक है। यकृत पे 1 घंटे की क्लास ली थी मैंने। यकृत के पूरे जितने भी पॉइंट होते हैं, यकृत में किस प्रकार से सिरोसिस रोग है, पीलिया है, ठीक है, अपने हेपेटाइटिस है, सारे रोग वगैरह भी अच्छे से समझा रखे हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं पहले में होगा अपना आर, ठीक है, दूसरे में होगा क्यों, तो यहाँ पर दे रखा है आर क्यों, फिर दे रखा है अपना पी और एस। इस प्रकार से पहला ऑप्शन अपना सही होगा। तो इस प्रकार से आज अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं साथियों। थोड़ा सा टाइम मुझे लगता है वीडियो लंबी जरूर हुई होगी, लेकिन इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सच में ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है, नॉलेजेबल रही है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें। अगर आप सभी का इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। रोज़ मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से एक नया टॉपिक दूंगा। उस टॉपिक पे नेक्स्ट दिन अपने टेस्ट लेंगे और उसी प्रकार से आप चाहोगे तो इसको इस प्रकार से ऑफलाइन रख सकते हैं या टेस्ट ऑनलाइन या सीधा लाइव भी रख सकते हैं यूट्यूब पे, ताकि आप भी उनका जवाब दे सके। लेकिन लाइव इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो 1-1.5 घंटे की क्लास हो जाती है और उतने अच्छे से हम उसमें बातें ज़्यादा होती है और बहुत से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको वो पसंद नहीं आता। तो इसलिए इस सेशन को ऑफलाइन रिकॉर्ड करके ही अपलोड कर रहा हूँ। आई होप आपने काफ़ी अच्छे से इसके जवाब दिए होंगे। आप कमेंट करके जरूर बताना आपने कितने सही जवाब दिए और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।